का टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। लेकिन सप्लाई बोलने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? जैसे लोग चाय बनाते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसे ही ना सप्लाई बोलने के लिए देयर शुड बी थ्री कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला, मेरे पास या तो गुड्स और सर्विस होना चाहिए, या तो मैं गुड्स बेचता हूँ या फिर सर्विस देता हूँ, दोनों में से कोई एक या दोनों में चलेगा। दूसरा, मैं ये ना गुड्स या सर्विस बेच रहा हूँ फॉर ए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। जैसे मान लीजिए मैंने टीवाईबी कॉम का बैच सिखाया, तो टीवाईबी कॉम का बैच सिखाया तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को रिटर्न में फीस मिल रहा है। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। एंड तीसरा, ये होना चाहिए बिजनेस पर्पज के लिए। इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। सो इफ दिस थ्री कंडीशन आर satisfied, you सप्लाई बोलेंगे। मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे। सप्लाई बोलने के लिए देयर शुड बी सेल और ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दूसरा क्या होना चाहिए? देयर शुड बी कंसिडरेशन। तीसरा क्या होना चाहिए? बिजनेस पर्पज। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे सप्लाई है। अच्छा, अब इसमें ना बच्चा ये जो फॉर्मूला तो हो गया, ये बेसिक्स हो गया। अब हमारे पास तीन शेड्यूल है। देखो कितना सिंपल है। शेड्यूल वन में लिखा है, शेड्यूल वन में क्या लिखा है पहले? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। और एक नियम याद रखना, मंत्र याद रखना, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। मतलब मान लीजिए मैंने किसी को पढ़ाया लेकिन फ्री में पढ़ा दिया, तो फ्री गिफ्ट मतलब मैंने फ्री में पढ़ाया, मतलब मैंने पढ़ाया लेकिन वो रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या ये सप्लाई होगा? नहीं, सप्लाई नहीं होगा इससे। नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। लेकिन मजेदार बात यह है, इस नो कंसिडरेशन नो सप्लाई के तीन एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है? तीन। तीन नहीं, चार। पर इसका शेड्यूल वन में ना, शेड्यूल वन में क्या लिखा है? एक्सेप्शंस। मतलब ये चार सिचुएशन ऐसे हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई है, कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई है। तो चार सिचुएशन कौन से हैं? सिचुएशन नंबर वन, अगर आपने ना परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने अवेल कर दिया। अवेल कर दिया मतलब अपने इसको यूज कर लिया। सर समझा नहीं। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक एग्जांपल लिया था कंप्यूटर वाला। अच्छा क्या था सर ये कंप्यूटर वाला एग्जांपल? कंप्यूटर वाला एग्जांपल ये था, मान लीजिए मेरी एक कंप्यूटर की क्लासेस है। मैंने से एक कंप्यूटर की मेरी क्लास है। मैंने क्या किया था, मैंने ना 2-3 साल पहले या 5 साल पहले कुछ कंप्यूटर परचेज किया था, कुछ कंप्यूटर परचेज किया था जिसपे मैंने जीएसटी पे करके रखा था 10,000। मैं जीएसटी कितना पे किया? 10,000। क्या मुझे इस जो मैंने जीएसटी पे किया है, क्या मुझे इसका आईटीसी मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? हाँ सर मिलेगा, क्योंकि आपने बिजनेस के लिए खरीदा है। इनफैक्ट बच्चा, बिजनेस के लिए आप कुछ भी खरीदते हो, जैसे ये बोर्ड, इस बोर्ड पे जो मेरे को जीएसटी लगा था उसका मेरे को आईटीसी मिल गया। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक एग्जांपल देते हैं, तो मैंने यहाँ पे 10,000 को मैंने इसका आईटीसी ले लिया। अब आईटीसी लेने के बाद ना गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि भाई आप ये आगे बेचिए। मतलब बेसिक चीज क्या है, गवर्नमेंट आपको क्यों दे रही है? देखो जितना भी जीएसटी है ना, इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर पे जाता है। किस पे आता है? कंज्यूमर पे। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती थी कि आप इससे ना इनकम जनरेट करके दीजिए। मतलब मान लीजिए मैंने कंप्यूटर परचेज किया खत बेचने के लिए, तो मैं जब कंप्यूटर सेल करूंगा तो सेल करके मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा। तो मैं जो जीएसटी कलेक्ट करेगा इसमें से जो मैंने आईटीसी लिया हुआ है वो मेरा लेस कर देगा, और जो नेट होगा वो मैं गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन हुआ ऐसा कि मैंने क्या किया, ये कंप्यूटर कोई कारणवश मैंने अनाथ आश्रम में डोनेट कर दिया। क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। अच्छा जब मैंने डोनेट किया मतलब मैंने बेचा नहीं, मतलब कंसिडरेशन नहीं है, मतलब मेरे को आउटपुट टैक्स नहीं आएगा। देखो ध्यान सुनना, ये मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, लेकिन आउटपुट टैक्स नहीं होगा। नहीं इसलिए होगा कि भाई मैंने आगे बेचा ही नहीं है।
तो गवर्नमेंट बोलती है ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को मुझे पैसा रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि आउटपुट टैक्स तो मिल है और आईटीसी 10,000 है, तो 0 - 10,000 तो गवर्नमेंट को 10,000 रिफंड करना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को तो रिफंड करना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई हम मान लेंगे कि ये ट्रांजेक्शन भी सप्लाई है। मैं रिपीट करता हूँ, ये 4 सिचुएशन ऐसे बना के दिए हुए हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी सप्लाई मान लिया गया है। तो पहला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। ये तुम्हारा कंप्यूटर वाला एग्जांपल। दूसरा, गिफ्ट्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्संस। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, आपको बताया डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मेरे 2 ब्रांच है, एक मुंबई में एक राजस्थान में। हमको मालूम है जीएसटी पैन बेस रजिस्ट्रेशन होता है, जीएसटी पैन बेस रजिस्ट्रेशन होता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब अगर मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, एक ब्रांच राजस्थान में है, तो मुझको 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने होंगे, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। तो अगर आपने गिफ्ट दिया बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, सप्लाई बाय वे ऑफ गिफ्ट टू एम्प्लॉय नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 इन फाइनेंशियल ईयर। आपको टीवाई बीकॉम में सिर्फ एक थियरी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल ने गुड्स एजेंट को दिया या एजेंट ने गुड्स प्रिंसिपल को दिया, ये भी इसमें आ जाएगा। और नेक्स्ट है, आपने सर्विस इंपोर्ट किया, किसके बीच में, बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिजनेस पर्पस के लिए किया है, लेकिन कंसिडरेशन नहीं, तो ये सिचुएशन में भी तुम लोग को सप्लाई मान लिया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं कि जापान में मेरी हेड ऑफिस है, मुंबई में ब्रांच है, ठीक है। बेटा ये दोनों रिलेटेड पर्सन होते हैं। अब सवाल ये है कि इसने इसको हमने सर्विस इंपोर्ट किया, लेकिन ना हमने कंसिडरेशन पे नहीं किया, क्योंकि दोनों ऑफर ये तो एक ही है ना। तो हमने कंसिडरेशन सर्विस लिया बिटवीन रिलेटेड पर्सन, बिजनेस के हिसाब से लिया है, लेकिन हमने कंसिडरेशन नहीं पे किया है, देन ऑल्सो इसको क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये चारों कहाँ लिखे हुए हैं, कहाँ लिखा हुआ यहाँ पे, ये लिखा है बच्चा शेड्यूल 1, ठीक है। और तीसरा चीज है कि इट शुड बी फॉर द बिजनेस पर्पस। कौन सा पर्पस, बिजनेस पर्पस। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आपने सर्विस ली है, कंसिडरेशन भी पे हुआ है, लेकिन बिजनेस के हिसाब से नहीं लिया। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए, मैंने अपने घर में कुछ इंटीरियर बनाने के लिए मैंने जापान से सर्विस ली, जापान से इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया। अब ये जो मैंने लिया है वो तो घर के लिए लिया हुआ है, तो भी इसको सप्लाई माना जाएगा, इस पे जीएसटी लगेगा। अच्छा, जीएसटी कौन पे करेगा, जापान वाला कि मैं पे करूंगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टैक्सेबल अंडर आरसीएम, टैक्सेबल अंडर आरसीएम, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया शेड्यूल 1। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा शेड्यूल 2 का, इफ आई टॉक अबाउट शेड्यूल 2, तो शेड्यूल 2 बहुत सिंपल है। शेड्यूल 2 ये बोलता है कि भाई ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिसको माना जाएगा सप्लाई एज गुड्स, और ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिसको माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब ये हमारा एक जमाना था जब कंफ्यूजन हुआ करता था कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। टेक एन एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस। जब रेस्टोरेंट में जाते हो, वड़ा पाव मंगाया, कुछ मंगाया, अब आप बताइए कि ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक जमाना था बहुत कंफ्यूजन हुआ करता था, तो शेड्यूल 2 बना कंफ्यूजन दूर करने वाला शेड्यूल, कंफ्यूजन को दूर करने वाला, कंफ्यूजन को दूर करते हैं। शेड्यूल 2 ट्रांजेक्शंस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पहला पॉइंट ये क्या बोलता है कि अगर आप ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मतलब आप गुड्स का ओनरशिप पास कर रहे हो, क्या पास कर रहे हो, ओनरशिप। मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मेरा बैग है, मैंने बैग बेच दिया, बेचने के बाद मालिक कौन हो गया, वो हो गया। तो अगर मैंने ना यहाँ पे इसको ट्रांसफर ऑफ टाइटल, टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप, अगर मैंने ओनरशिप पास कर दी तो उसको बोला जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन राइट से ट्रांसफर ऑफ राइट्स इन गुड्स, जैसे एग्जांपल के लिए
बच्चा मेरे पास ये एक आईपैड है, ठीक है, ये मेरे पास एक आईपैड है, मैंने किसी को यूज करने के लिए दिया और उसको बोला भाई पर डे का मेरे को 100 रुपीज दे देना। तो अब मैंने इसको ओनरशिप ट्रांसफर किया क्या? नहीं, मैंने ट्रांसफरिंग गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर, तो उसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। दूसरा है, तो मतलब अगर भाड़े पे दिया ना तो तुम्हारा क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर आपने बिल्डिंग रेंट पे दिया, बेचा तो नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तीसरा, treatment or process. Any treatment or process which is supplied to another person's goods is a supply of service. Job work. एग्जाम्पल के लिए, मैडम मैंने सूट का पता लिया, कपड़ा, सूट बनाना है तो मैंने कपड़ा लिया, टेलर को दिया और टेलर को बोला भाई ऐसे ऐसे कपड़े बनाना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? जॉब वर्क। क्या हो गया? ये जॉब वर्क। कपड़ा मेरा था, देखो ना, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज सप्लाई टू पर्सन्स गुड्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये जो जॉब वर्क है ये तुम्हारा क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये टेलर क्या कर रहा है? कुछ बेच रहा है क्या? अरे मेरे ही कपड़े को सिला के मेरे को दे दिया, तो उसने मेरे को क्या दिया? जो क्या दिया उसमें? सप्लाई ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस इज सप्लाई ऑफ गुड्स। बिजनेस गुड्स टू नॉन बिजनेस यूज इज सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर बिजनेस का गुड्स कोई बड़ा नॉन बिजनेस यूज के लिए यूज कर रहा है तो उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। जैसे बिजनेस का एक कार है, वहां पर डायरेक्ट उसको पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब मिक्सचर। अब जैसे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किसको बोल सकता है? जैसे एक पेंटर आया, उसने बोला कि सर मैं आपका पूरा रूम का पेंटिंग कर देगा कलर के साथ में, तो कलर तो हो गया गुड्स और वो जो मजदूरी करेगा वो है सर्विस। तो ये लॉजिकली हो गया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको क्या मानने का? तो इसको लॉ ने बोल दिया भाई इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सेम तरीके में रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस को सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स टू ए मेंबर। बट अगर आप एक एसोसिएशन में अपने मेंबर्स को कुछ भी चीज बेचा, देयर फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट मतलब उधारी पे, और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स।